इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति भाग 3, जिसमें हम जानेंगे आज अर्थव्यवस्था और समाज। अर्थव्यवस्था क्या होता है और समाज के बारे में। कहाँ के? रूस के बारे में। रूस में अर्थव्यवस्था कैसा था, वहां के समाज कैसे थे, उसके बारे में। सबसे पहले ये चित्र देख लो, किस तरह भूखे नंगे खा रहे हैं ये राक्षसों जैसे। तो चित्र 5, युद्ध से पहले सेंट पीटर्सबर्ग में, वहां पर जो सेंट पीटर्सबर्ग जो था एरिया, उसमें बेरोजगार किसान, वहां के बेरोजगार किसान हैं। बहुत सारे लोग धर्मार्थ लंगरों में लंगर मतलब क्या? लंगरों का एक होता है कि खाना आपको मेस में खिलाया जाता है, आज आम भाषा में उसको कैंटीन बोलते हैं। तो लंगरों में खाना खाते थे, एक तरह से समझ लो कि लाइन लगाकर कतार में खाना। तो खाना खाते थे और खस्ता हाल मकानों में रहते थे, एकदम जर्जर बज्जर खत्म मकान में एकदम रहते थे, एकदम झरझर, जो केवल टीन वगैरह का बना हुआ हो, केवल छत भी ना हो, देखो लकड़ी का छत इस पर है। तो वैसे हालात में ये लोग रहते थे वहां पे। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। जब 20वीं शताब्दी आ गई, 20वीं शताब्दी कब? 2000, तो उस समय बहुत बड़ा एक समझ लो कि आबादी केवल खेती बाड़ी पर निर्भर था। लेकिन ये 20वीं सदी अभी की नहीं आई, 19वीं की है। 20वीं में तो आज रसिया आम भाषा है, बहुत चीज आगे चला गया है। वो रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी उस जमाने, पुराने जमाने में। आज भी है, लेकिन आज खेती के अलावा भी वो बहुत काम करते हैं। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज्यादा नहीं थी। और फ्रांस में आप चले जाओ, जर्मनी में चले जाओ, तो वहां पर 40 से 50% बस, उससे ज्यादा कोई खेती पर निर्भर नहीं था। बाकी सब लोग रोजगार जॉब करते थे, कोई दूसरे देश में चला गया है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई मशीन बना रहा है, कोई लैपटॉप बना रहा है, कोई टीवी बना रहा है, कोई फर्नीचर बना रहा है। अरे अपने हिंदुस्तान में टीवी कब आया? अरे टीवी तो बना है 1900 में, देश आजाद होने से पहले टीवी बना है। लेकिन टीवी कब आया? 1985 में हिंदुस्तान में। समझ लो तो पहले के जमाने में था, लेकिन समझो ठीक तरीके से टीवी आया तो 1980 के बाद ही पूरे धीरे धीरे अमीर घराने में घरों में टीवी आना चालू हो गया। उसके पहले उतना प्रचलन में नहीं था। पहले तो था अपने हिंदुस्तान में कि जो न्यूज रिपोर्टर हुआ करता था, सुबह सुबह उठ कर बोलेगा नमस्कार भारतवासियों। तो सुबह सुबह लोग उठकर टीवी चालू करेंगे उसको आशीर्वाद देने के लिए, आयुष्मान भवा, खुश रहा बचवा, आगे बढ़ो। ऐसे लोग सस्य जीता जिंदा रह पुत्र, जिंदा रह पुत्र, ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते थे। और जब रात को वो टीवी बंद करके बोलता था नमस्कार, अब मुझे विश्राम लेने की जरूरत है, अब आप सभी को शुभ रात्रि। इसके बाद जब ये बोलता था तो लोग बोलते थे कोनो बात नहीं, कोई बात नहीं, कल मिलते हैं, जाओ आराम कर लो। ऐसी हालात थी, क्योंकि उसमें पता ही नहीं था ना कि वो अभी जगा हुआ है कि नहीं जगा हुआ है, क्योंकि वो सब तो रिकॉर्डिंग प्रोग्राम था। रूसी साम्राज्य के किसान, जो वहां के साम्राज्य के किसान थे रूस के, अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। अपना तो ठीक, बाजार के लिए भी पैदावार करते थे, फसल को उगाते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक है, और रूस आज के भी समय में अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक अपने देश से दूसरे देश में निर्यात करता है। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग, जैसा मैं अब देख रहे हैं यहाँ पर, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। दो ही इलाके थे, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ये सबसे प्रमुख, सबसे मतलब अनोखा औद्योगिक इलाकों में से गिना जाता था, बहुत ज्यादा यहाँ पर था। हालांकि ज्यादातर उत्पादन कारीगर, जितने भी उत्पादन कारीगर थे, कारीगर ही रहते थे, केवल वहां पर कारीगर रहते थे। लेकिन कारीगरों की
वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे, और उनके साथ साथ वहां पर कल कारखाने भी मौजूद थे एक बड़ी हिस्सा में, मतलब बहुत बड़ा बड़ा। बहुत सारे कारखाने 1990 के दशक में चालू हुए। कितना 1990, उस समय जान लो कि कोई जमाना था एक मशीनरीज का। मशीन उस समय से ही प्रचलन में आ ही गया था। एटीएम कार्ड दुनिया में कब आया? 1958 में। भारत में कब आया? कितना में आया? भारत में आ गया 98 में। देखो हम लोग कितने पिछड़े हैं, 98 में आया, पूरे 50 साल बाद पूरे। हम लोग डिसीजन लेने में थोड़ा नेटवर्क हम लोग का कम है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं जल्दी जल्दी। तो उस समय मशीन बनाकर जब रूस के रेलवे नेटवर्क को फैलाया जा रहा था, और उस समय 90 के दशक में रेलवे के पटरियों को फैलाया जा रहा था ट्रेन चलाने के लिए, उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा, और उसी समय से विदेशी निवेश भी वहां पर तेजी से बढ़ा था। इन कारणों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। मतलब कोयला और स्टील, कोयला में 2 गुना और स्टील में 4 गुना ज्यादा वृद्धि हो गई, बढ़ गया रूस, आगे चला गया। सन 1900 तक पहुंचते पहुंचते सन 1900 तक कुल इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग, कारखाना जो फैक्ट्री में काम करते थे उन मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। किनकी? कारीगर हो चाहे कारखाना में काम करने वाले मजदूर, इन सबकी संख्या बराबर हो चुकी थी, एक बराबर। ये सब लोग मेस में ही खाना खाते थे, परात में, जिस तरह भी यहाँ पर दिख रहा है। जो शिरडी गया होगा और आप अमृतसर गए होंगे तो वहां पे लंगर में खाना खिलाए जाते हैं बैठाकर, ठीक है। ज्यादातर कारखाने उद्योगपति की निजी संपत्ति थी। बहुत जितना भी कारखाना था, ज्यादातर मतलब 80% सब बड़े बड़े लोगों की ही थी, बड़े बड़े पूंजीपतियों की ही वो सब थी। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे, और देखो मजदूरों को न्यूनतम वेतन मतलब एक तय सीमा में जो वेतन था वो मिलता रहे, और काम की पाली के घंटे निश्चित हो, और काम ये बता दो कि हमें इतना घंटा ही काम करना है बस। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे, और इसी बात का ध्यान देने के लिए सरकारी विभाग वाले वहां पर नजर रखते थे कि फैक्ट्री वाले क्या कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो फैक्ट्री को देख रेख में था सरकार की तरफ से, फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉप में काम की पाली प्रायः 15 घंटा तक खींच जाती थी। मतलब जो आदमी काम करता था वहां पे लगातार 15-15 घंटे तक काम करता था, जबकि कारखाने में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते हैं, और फैक्ट्रियों में है कि 10 से 12 घंटा ही आपको काम करना है, लेकिन वहां पर 15-15 घंटा भी काम करवाया जाता था। ये वहां के जो इंस्पेक्टर थे, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, उनको ये सब समझ में नहीं आता था, मालूम ही नहीं चलता था वो किस बात के इंस्पेक्टर थे वहां पे। उस समय सरकार भी उतना मजबूत नहीं थी। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों के लिए वहां पर इंतजाम किया गया। मजदूर कहाँ रहेंगे, कहीं ना कहीं रहेंगे ना, तो उनके रहने के लिए कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी, और उनके कमरों से लेकर खाने पीने, घूमने फिरने, काम कराने, कारखाने जाने आने, सबका वहां पर व्यवस्था मौजूद था। चाहे वहां पर कोई हो, चाहे वहां पर कोई ना हो, और कहीं ना हो तो व्यवस्था कौन बात का होगा, तो ही तो व्यवस्था होगा, नहीं होगा तो क्या आचार डालोगे वहां पे जाके। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। सामाजिक स्तर जो था उसमें मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी अभी गहरे संबंध बनाए हुए थे, कुछ लोग तो अभी अभी वहां पर आए जमी रहे थे। बहुत सारे मजदूर अस्थाई
अस्थाई नहीं है, आप अस्थाई रूप से शहरों में ही बस चुके थे। मतलब वहां पर ही सब चीज बेच बाच कर आ गए थे कि अब तो हम शहर में ही रहेंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफी फर्क था। और योग्यता और दक्षता, योग्यता के हम किस लायक हैं, और दक्षता हमारी औकात कितनी है, हमारी शिक्षा कितनी है, हमें समझ कितना है। तो ये सब में काफी फर्क था। तो सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, वहां पे जो धातु मजदूर था उसने कहा था, धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। और धातु कर्मी मजदूरों में खुद को वो लोग साहब, मतलब एक तरह से साहब, बड़े, अरे मैं तो साहब बन गया, तो ऐसा मानते थे। उनके काम में ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत हो रही थी। मतलब ज्यादा प्रशिक्षण वाले और ज्यादा निपुण, अपने कंसंट्रेशन को ठीक रखे, ध्यान को ठीक रख के काम करे, वैसे लोगों की वहां पर जरूरत थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या, जो वहां पर औरत थी, औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। देखो संख्या तो थी 31%, लेकिन पुरुषों से, मर्दों से ज्यादा नहीं, मर्दों से कम पैसा मिलता था उनका वेतन। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। तो पैसे में तो है ही, कभी आधा मिलेगा, नहीं तो आधा में भी आधा मिलेगा। तो इस तरह का वहां पर नियम था। और उनके पहनावे के भी वजह से वहां पर अलग अलग तरह के बहुत सारे नियम थे। अब देखो, लड़का तो शर्ट पैंट पहन लेगा, औरत साड़ी पहनेगी, सलवार सूट पहनेगी। बाद में कर क्या दिया गया, सबको जींस पहनो, सब जींस पहनो। बाद में तो अभी तो फैक्ट्री में ड्रेस आता है ना, वो ड्रेस पहन कर वहां पर काम करना पड़ता है। रेलवे का डिपार्टमेंट हो, चाहे किसी का भी डिपार्टमेंट हो, लेडीज का भी वही ड्रेस, जेंट्स का भी वही ड्रेस। लेडीज अगर साड़ी उस कलर के ही पहनेगी जिस कलर के वो लोग कपड़ा पहनते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताता हूं, पागल खाने में चल जाओ। पागल खाने का ड्रेस क्या है, महिलाओं का ड्रेस है व्हाइट कलर की साड़ी और ब्लू कलर की बॉर्डर, ठीक है। मर्दों का वहां पर ड्रेस क्या है, व्हाइट कलर का शर्ट, नहीं तो पिंक कलर का पूरा कपड़ा उनका, बस उसके ज्यादा वो कुछ नहीं पहन सकते हैं। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे। ऐसे संगठन बहुत कम थे। अब देखो, कुछ लोग वहां पर थे कि बेरोजगारी और आर्थिक संकट कभी आती है तो एक दूसरे का संगठन बनाकर एक मदद करते थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत वहां पर कम थे, ज्यादा नहीं थे। 50 लोग हो गए, एक संगठन बन गया, एक को दिक्कत है तो भाई उसको कुछ रुपया दे दिए, अपना काम कर लिया, फिर बाद में चुका देगा। तो ऐसे संगठन का काम चलता था। ये आप चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। ये चित्र कैसा है बताता हूं। चित्र 6, क्रांति पूर्व रूस में एक डॉर्मिटरी में बने बंकर में सोते मजदूर। ये लोग बंकर में मजदूर सो रहे हैं। कहाँ पे, बंकर में। वो जब क्रांति चल रहा था ना, क्रांति के बाद, उसके बाद से डॉर्मिटरी में वहां पर बंकर बना जहां पे सब लोग सोते थे। वे पालियों में बारी बारी से सोते थे और परिवार को साथ नहीं रख सकते थे। और वो लोग बारी बारी में सोते थे, तो सुबह का पाली होगा तो रात वाले सोएंगे, और रात का पाली होगा तो सुबह वाले सोएंगे। इसी तरह उन लोगों की सब चीज अदला बदली चलता था। बहुत लोग हिंदुस्तान से भी गए काम करने के लिए, वहां पर प्लेट माजे, फिर काम किए, बहुत जिल्लत झेल कर वहां पर काम किए, पैसे कमाकर हिंदुस्तान में आए और संगठन बनाया, बिजनेस किया। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, जो अभी हम अध्याय पढ़ रहे हैं। इन भेदभावों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। और किसी को भी दिक्कत था तो हड़ताल भी होता था। उस समय 1890 के दशक में 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में
और 1902 में धातु उद्योग में ऐसे हड़तालों का मतलब जो हड़ताल चल रहा था, ऐसी हड़तालें काफी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। कैसी हड़तालें? 1896 से 1897 इसके बीच में बहुत बड़ा बड़ा हड़ताल हुआ था कपड़ा के, मतलब वहां पर जो कपड़ा का उद्योग था उसमें। और 1902 में जो धातु उद्योग था, स्टील लोहा जो बनाते थे, वहां पे बहुत बड़ी संख्या में एक हड़ताल को आयोजित किया गया था। देहात की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। और वहां पर राजा का और ये चर्च वाले का, पादरी जिसको बोलते थे, तो इन लोगों का ही वहां पर कब्जा था। दूसरों की तरह किसान भी बांटे हुए थे। जिस तरह सब कोई बटा हुआ है उस तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। कुछ लोगों को छोड़ दो तो बाकी वो लोग किसी का इज्जत वगैरह नहीं करते थे। बाहर में जाओ तुम सब, अपना राज है भैया, हम खेती बाड़ी करते हैं, हम अपना जिंदगी जिएंगे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जारों के संपत्ति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली हुई थी। ये नहीं कि उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि जमीन मिल जाए, ऐसा भी नहीं था। वो लोग राजा की चापलूसी, इज्जत, सेवाएं करते थे, इसलिए जमीन मिल जाती थी। जार मतलब होता है राजा, तो राजा की चापलूसी करते थे इसलिए उन्हें सारी संपत्ति मिल जाती थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी, और फ्रांस की स्थिति इससे थोड़ा ज्यादा ही अच्छा था। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाई भी लड़ी। देखो, वहां के फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस में जितने भी राजा और नवाब हुआ करते थे उनको लोग बहुत प्यार करते थे, मतलब बहुत इज्जत करते थे, बहुत सम्मान देते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनके लिए वफादारी इतनी कि लड़ाई लड़ी हुई अपने नवाब और अपने राजा को बचाने के लिए। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। और देखो, वहां पर जो रूस के क्रांतिकारी भी थे, चाहे जो भी थे, वो चाहते थे कि सारे जमीन नवाबों से छीनकर आम किसानों में बांट दी जाए और फिर बाद में उनको कर्जा में लाद कर उससे सब छीन भी लेंगे। बौद्धा वह लगान भी नहीं चुका पाते थे और नहीं चुकाते थे। कई जगहों तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी और बहुत जगह था जहां जमींदारों की हत्या कर दी जाती थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी और 1902 में ऐसी घटनाएं नवाब और जमींदारों को मारा जाना बहुत आम बात हो गया था। और 1905 आते आते 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। थोड़ी सी राहत नहीं, ये दक्षिणी रूस की बात थी, लेकिन 1905 में पूरे रूस में ऐसी घटनाएं घटने लगी थी और लोगों की हत्या होती रही। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे और रूस के जो किसान थे यूरोप के बाकी किसानों से थोड़ा और भी मामले में थोड़ा अलग थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे। अब मीर कौन है इसके बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन कम्यून मतलब अपने हेड को, मतलब अपने से जो ऊंचा पोस्ट पे है उसको सौंप देते थे। फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। कम्यून मतलब राजा, नवाब चाहे जमींदार, उसको हवाले कर देते थे और जो राजा था वो क्या करता था, किसान के परिवार के अनुसार ही उस सारे जमीनों को बराबर फिर से बांट दिया करता था। और ये अच्छा नियम था।
अब देखते हैं स्रोत क में जानते हैं क्या क्या हुआ। उस समय समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर सल्यापनिकोवा को बेवक्त से पता चलता था कि एक तरह से उनको पता चलता था कि बैठकें कैसे आयोजित की जाती थी, बैठक को कैसे बुलाना है, उसको कैसे निभाना भी है। एक एक कारखाने और दुकान में जा जाकर प्रचार किया जाता था। अध्ययन चक्र भी चलाए जाते थे। संबंधित अधिकृत मुद्दों के मामलों पर कानूनी बैठकें भी बुलाई जाती थी, लेकिन इस गतिविधि को मजदूर वर्ग भी मुक्ति के व्यापक संघर्ष के बड़ी निपुणता से पिरो दिया जाता था। गैर कानूनी बैठकें जरूरत के वक्त फौरन आयोजित कर ली जाती थी, लेकिन लॉन्च के दौरान शाम को फाटक के बाहर कार्ड में या कई मंजिला इमारतों की सीढ़ियों में व्यवस्थित ढंग से बैठकें आयोजित की जाती थी। सबसे जागरूक मजदूर थे। सबसे जागरूक मजदूर दरवाजे के पास, देखो सबसे जागरूक जो थे मजदूर दरवाजे के पास पलग का काम संभालते थे। पलग का काम, उसको बंद करने का काम संभालते थे। मुहाने पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वहां सबके सामने एक आंदोलनकारी खड़ा होता था। मालिक टेलीफोन पर पुलिस को इस बारे में जानकारी देते थे, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती थी तब तक भाषण पूरे हो चुके होते थे और जरूरी फैसले जितने भी थे वो ले लिए जाते थे। बस उसके बाद से काम खत्म। इसका नाम थोड़ा अजीब है, अलेक्जेंडर सल्यापनिकोवा। इसको याद भी नहीं किया जा सकता, ऐसा नाम है इसका। आगे देखा जाए तो रूस में समाजवाद, इसको हम पढ़ते हैं भाग 4 में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि क्या डाउट है। विदिन 24 आवर में आपको समझा दिए जाएंगे। अन्यथा आप फीडबैक भी आप कमेंट के जरिए आप दे सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।